हेलो एवरीवन, मैं बीके चौधरी एसपी शर्मा क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपके सामने फिर से लेकर आए हैं हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चनों की एक बहुत ही अच्छी श्रृंखला। अब देख लेते हैं इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, महायान बोधि धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये यूपीएससी 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है और उसके बाद भी कई एग्जाम में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसमें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पद्मपाणि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 102। इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित था। तो निरंजना नदी के जो तट पे जो बौद्ध स्थल स्थित था तो वो था आपका बोध गया। जी हाँ, बोध गया, जहां पर गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति। और ये इनका जो है साधना स्थल भी रहा है, साधना स्थल। यहाँ पे इन्होंने काफी लंबे समय तक साधना की गौतम बुद्ध ने। और गौतम बुद्ध को बोध गया नामक स्थान पर ही जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो बोध गया है ये आपका बिहार में है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जो निरंजना नदी है वो कहाँ पर बहती है, तो बिहार में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको अधिक प्रभावित किया। तो वो उनकी पत्नी थी कारुवाकी। जी हाँ, जो अशोक की जो है कारुवाकी जो पत्नी थी वो उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। और अशोक कौन थे, अशोक जो है मौर्य शासक, ये भी ध्यान रखना। अशोक कौन थे, मौर्य शासक, मौर्य सम्राट। और इन्हें जो है देवानाम प्रिय की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया, देवानाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी, प्रियदर्शी भी इन्हें या प्रियदर्शी भी इन्हें जो है कहा जाता है। और जो है इसके अशोक के बारे में बता दें, जो सम्राट अशोक है मौर्य शासक, इन्होंने ही भारत में सबसे पहले स्तंभ लेख परंपरा का आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। इसमें क्या कहा है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में पूछा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने जो है पहली बार जो है जो भारत है, भारत में जो है एक संपूर्ण भारत को, इसमें सबसे पहले उत्तर भारत का भाग आता था, तो इसको जो है एक सूत्र में बांधा, एक सूत्र में बांधा इसको। और जो है नंद वंश का शासक था, नंद वंश, नंद वंश का शासक ये था आपका घनानंद। कौन था, घनानंद। इस घनानंद को इन्होंने हराकर, युद्ध में हराकर जो है मौर्य वंश की नींव डाली। और इसमें इनका जो सहयोग किया था वो किया था इनके गुरु कौटिल्य। कौटिल्य, कौटिल्य के जो अन्य नाम है वे है विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त या चाणक्य, या चाणक्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, ये कौटिल्य के अन्य नाम है। और जो चाणक्य की जो प्रसिद्ध बुक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र है ये राजनीति पर लिखी हुई बुक है और ये 15 अधिकरणों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन।
ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की श्रृंखला है। इस श्रृंखला से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते रहे हैं। ये देखिए 105 क्वेश्चन है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वह क्या है? तो पाटलिपुत्र का जो वर्णन उपलब्ध है वो जो है इंडिका में सर्वाधिक है। वैसे तो उसका वर्णन अर्थशास्त्र में भी है, दिव्य वादान में भी जो है मिलेगा, लेकिन जो सबसे अधिक है वो इंडिका ने मुख्य रूप से, जो इंडिका है इसने मुख्य रूप से जो है इसका जो है वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? प्रशासन का वर्णन किया है मुख्य रूप से। और इंडिका के जो लेखक हैं वो है मेगस्थनीज। इंडिका के लेखक मेगस्थनीज। और जो मेगस्थनीज है ये है एक यूनानी दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक, जी हाँ, यूनानी दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इतिहास की जो संपूर्ण श्रृंखला है, जो टॉप 100 क्वेश्चन की जो श्रृंखला चल रही है, इसमें लगभग जो है 1400 से 1500 क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। अभी उसका ये दूसरा पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो मगध का जो सम्राट बताया है उन्होंने, वो बताया है आपका जो है भाब्रू स्तंभ लेख। जो भाब्रू स्तंभ लेख है उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। और यदि दर घटाने की बात कहें कि जो है कर माफी या कर्ज माफी का वर्णन जो है अशोक ने कौन से शिलालेख में किया है, तो वो रुम्मीदेह स्तंभ लेख में जो है कर्ज माफी या कृषि दरों में कटौती की उसने जो है बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इसमें देख लेते हम। पहला ये देखिए हमारा 107 जो क्वेश्चन है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनके बारे में बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगम साहित्य के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है केवल जो दूसरा और 13वां शिलालेख के द्वारा मिलती है। ठीक है ना, दूसरा और 13वां शिलालेख। और जो 13वां शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध का भी वर्णन है। ये भी ध्यान रखना बच्चों, कलिंग युद्ध का वर्णन। और ये जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं कौन कौन से हैं? चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य, ये दक्षिण भारत के जो वंश हैं इनके बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है ना, किसमें मिलता है? अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में। और जो चोलों का जो शासन था, ये आपका जो है ये कहां पर था? ये भी ध्यान रखना, ये आपका कहां पर था? चोलों का शासन तमिलनाडु पर। और जो चेर थे, चेरों का जो शासन था वो केरल पर है ना। जो चेर है ना केरल पुत्र के नाम से जाना जाता है। और जो पांड्य है, पांड्य का जो वर्णन है वो जो है कुछ थोड़ा सा भाग आंध्र प्रदेश का और जो है तमिलनाडु, तो यहाँ पर जो है इनका शासन था। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, यदि क्वेश्चन आ जाए कि जो है मौर्य साम्राज्य में भारत का कौन सा अंग सम्मिलित नहीं था, तो दक्षिण भारत का जो तमिलनाडु और केरल, दक्षिण भारत के तमिलनाडु और जो केरल राज्य हैं वो मौर्य प्रशासन का हिस्सा नहीं थे। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था?
तो डाइमेकस कौन था? यूनानी यात्री था। इसके बारे में पूछा है किसके शासनकाल में आया था? तो डाइमेकस की यदि हम बात करें तो ये आया था आपका बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। अशोक के दरबार में कौन आया था ये भी देखना है हमें। और जो है चंद्रगुप्त के समय में कौन आया था ये भी देखना है। अशोक के समय में आया था आपका डायोनिशियस। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया था? मेगस्थनीज। ये क्वेश्चन भी याद करने योग्य हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 के बारे में देख लेते हैं। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो वो तो वहीं पर उसी संग्रहालय में होगा जहां से अधिक मात्रा में वहां के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो वो कहां पर है? तो वो है आपका मथुरा संग्रहालय। कहां पर? मथुरा संग्रहालय। और यहाँ पर जो शिल्पकला में, जो वास्तुकला में जो उपयोग किया गया है, वास्तुकला में वो किया गया है लाल बलुआ पत्थर का। ये भी ध्यान रखना, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर। और पहली आदमकद मूर्ति, पहली आदमकद मूर्ति ये जो बनाई गई, ये बनाई गई किसकी? बुद्ध की। किसकी बनाई गई? बुद्ध की बनाई गई, भगवान बुद्ध की। और ये जो किसके द्वारा बनाई गई? कुषाणों के द्वारा। किसके द्वारा? कुषाणों के द्वारा, कुषाण शासकों के द्वारा, कुषाणों के द्वारा। जो कुषाण शासक थे उनके द्वारा। कौन था कुषाण शासक? कुषाण शासक था कनिष्क। कनिष्क के द्वारा, कनिष्क के समय में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या कहा गया है देख लेते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास कौन सी जो है किस में हुआ है? यानी कि सबसे अधिक विकास जो है किस क्षेत्र में हुआ है? वो किस क्षेत्र में हुआ? क्षेत्र की बात कही गई है, किस क्षेत्र में हुआ है? तो ये हुआ है आपका, किस क्षेत्र में हुआ है? ये हुआ आपका वास्तुकला में। वास्तुकला यानी कि भवन निर्माण कला, ठीक है ना। और कौन से पत्थर का उपयोग किया गया? अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में, इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। और ठीक है, और सब यहाँ पर जो उनका प्रमुख केंद्र कौन सा था? जो प्रमुख केंद्र की बात करें, प्रमुख केंद्र कुषाण समय में प्रमुख जो केंद्र था, केंद्र, तो वो कौन सा था केंद्र? वो था मथुरा। जी हाँ, मथुरा। वो प्रमुख केंद्र कौन सा था? मथुरा। बच्चों क्वेश्चन रिपीटेड है, एग्जाम में बार बार आए हुए क्वेश्चंस हैं। और ये टॉप 100 की जो हमारी सीरीज है, इसमें जो 1400-1500 जो क्वेश्चंस हैं, 14 से 15 इसमें जो है आपके जो है पार्ट है, 100 क्वेश्चंस का एक पार्ट है। तो उसमें यदि आप इन सभी को पढ़ लोगे अच्छे से, इनका अच्छे से रिवीजन कर लोगे, तो आपके सभी क्वेश्चंस लगभग सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कवर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। इसमें क्या कहा गया है देखिए। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पतंजलि के बारे में पूछा गया है। जो पतंजलि है वो किसका समकालीन था? तो वो था पुष्यमित्र शुंग। जी हाँ, जो पुष्यमित्र शुंग था, शुंग वंश का शासक पुष्यमित्र शुंग, जिसने जो है किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। तो उसी पुष्यमित्र शुंग के बारे में बात हो रही है। तो पुष्यमित्र शुंग का जो है ये एक दरबार में रहता था, ठीक है, इनके राज दरबार में रहता था। और जो है
इसने जो है पुष्यमित्र शुंग जो है इसके दरबार में रहता था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसके साथ साथ देखना गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जो पूछा है, ये गौतमी पुत्र सातकर्णी तो सातवाहन शासक, सबसे प्रसिद्ध सातवाहन शासक ये रहा गौतमीपुत्र सातकर्णी। और इसको जो है 3 समुद्रों का विजेता और कभी कभी 7 समुद्रों का विजेता भी इसे कहा गया है। तो तीनों समुद्रों का विजेता। अब इसमें 3 समुद्र के बारे में जो बात कही गई है वो कौन कौन से समुद्र के बारे में बात कही गई है। पश्चिम में जो है आपका अरब सागर, आपका जो है इसके बाद फिर उत्तर आप दक्षिण में फिर जो है हिंद महासागर, और पूर्व में जो बंगाली खाड़ी। तो ये जितने भी कोस्टल एरिया में जितने भी वहां पर जो है छोटे मोटे राज्य थे तो उन सब को इसने जीत लिया था, सबका विजेता था, इसलिए इसे तीनों समुद्रों का स्वामी कहा गया है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में तो जानते ही हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ये गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो पिता का नाम था वो था समुद्रगुप्त। और हम जो कनिष्क के बारे में बात करें तो जो है ये कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा है क्वेश्चन में, लाल चेर के नाम से। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कर्ण के यानी कि पत्नी के मंदिर का निर्माण किया, पत्नी पूजा आरंभ की। यहाँ भी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, वह चोल शासक कौन था जिसने पत्नी पूजा का आरंभ किया, शुभारंभ किया। तो वो था आपका जो है सेनगुटवन। क्या नाम था? सेनगुटवन। और इन्हें जो है लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था, लाल चेर, सेनगुटवन। चोल वंश का एक शासक था सेनगुटवन। और चोलों का शासन कहां पर था? इनका शासन तमिलनाडु पर था। कहां पर था? तमिलनाडु पर। तमिलनाडु। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, विभिन्न एग्जाम्स में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ से ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। हिस्ट्री का पूरा आपका पार्ट यहीं से कवर हो जाएगा यदि आप जो है इन क्वेश्चंस की सीरीज को अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? तो शिल्पाधिकारम के बारे में पूछा गया है। तो शिल्पाधिकारम की बात आती है तो ये आ जाएगा आपका जो है कथानक में जैन तत्व। क्या आ जाएगा? कथानक में जैन तत्व। और ये है क्या शिल्पाधिकारम? एक जो है तमिल महाकाव्य है, ये भी याद रखना, तमिल महाकाव्य, तमिल महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 114 में क्या पूछा है देख लेते हैं। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख में बात कही गई है तो ये भानुगुप्त से इसका संबंध है, भानुगुप्त। और जो भानुगुप्त है ये क्या है? गुप्त वंश का अंतिम शासक, गुप्त वंश का अंतिम शासक, गुप्त वंश का अंतिम शासक, गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त। और जो एरण अभिलेख है, एरण अभिलेख में क्या कहा गया है? तो इस अभिलेख में जो है वर्णन किया गया है किसका? सती प्रथा के प्रथम प्रमाण मिलते हैं। सती प्रथा के प्रथम प्रमाण, सती प्रथा के प्रथम प्रमाण मिलते हैं यहां से। यदि क्वेश्चन आ जाए सती प्रथा के प्रथम प्रमाण कहां से मिलते हैं? तो एरण अभिलेख से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एरण अभिलेख में ही पहली बार जो है किसी भोजराज की पत्नी ने पहली बार जो है सती प्रथा
को अपनाया, यानी कि सती प्रथा का जो आरंभ हुआ वो एरन अभिलेख से ही जो है हमें ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये अभिलेख की बात आ जाए तो कब का है? 510 ईस्वी का है ये अभिलेख, 510 ईस्वी इसकी तिथि है। क्वेश्चन है 115 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो युग है वो कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय की बात आती है तो गुप्त वंश। क्या है? गुप्त वंश। जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और किसके द्वारा? ये भी याद रखना बच्चों, ये कुमार गुप्त के द्वारा। एक गुप्त शासक हुए हैं कुमार गुप्त, कुमार गुप्त, ठीक है। तो कुमार गुप्त इसके कौन थे? संस्थापक। किसके थे? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त, संस्थापक। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। कुमार गुप्त को जो है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। और यदि बात आ जाए इसके साथ साथ तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात आ जाए, ये भी ध्यान रखना। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था, ठीक है, विश्वविद्यालय का संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है ना, इसकी नींव डाली गई। और जो है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, और जो है उस समय जो यहाँ पे तक्षशिला में जो आचार्य थे वो कौन थे? वे थे आपके जो है चाणक्य या कौटिल्य, चाणक्य या कौटिल्य। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय से, ये भी बात ध्यान रखना। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था विक्रमशिला, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो थे धर्मपाल। ये भी याद रखना, कौन थे? धर्मपाल, धर्मपाल। और किससे संबंधित थे? धर्मपाल पाल वंश से संबंधित। किससे? पाल वंश, पाल वंश। तो ये तीनों विश्वविद्यालय जो है, इन तीनों से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इन तीनों विश्वविद्यालय का नाम आपको याद रखना है। जो गुप्त वंश जो है, गुप्त वंश में जो है स्थापना किसकी की गई? गुप्त वंश में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। मौर्य वंश में तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और पाल वंश में धर्मपाल के द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है उसकी स्थापना की गई। एक बात का और स्पष्ट ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लेता है तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहां पर है? तो पाकिस्तान में है।